प्रिया का एक्सीडेंट हुआ तो वह अपाहिज हो गई। मैं अब उसका ध्यान रखता तो वह मुझे हाथ उठाकर दुआएं देती। सावित्री देवी ने मुझसे कहा कि अब यह हमारे और तेरे लिए बोझ है, इससे तलाक दे दे। मैं तेरी किसी सुंदर लड़की से शादी करवाती हूँ। मैं नहीं माना और अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्रिया का इलाज करवाया। लेकिन जैसे ही वह ठीक हुई, उसी रात अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब सब लोग मुझ पर थूकते थे। एक दिन अचानक पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और तलाशी लेने लगे। तलाशी के दौरान जब सावित्री देवी की चारपाई उठाई गई तो मेरा कलेजा फट गया। प्रिया का एक्सीडेंट अचानक हुआ, सब कुछ थम सा गया। डॉक्टर ने कहा कि वह अब चल नहीं सकती। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ उसकी देखभाल करता रहा। सावित्री देवी ने मेरे कंधे दबाए, वो रातों को जागती रही, मेरे साथ बैठकर रोती रही। हम तीनों ने इस सदमे को स्वीकार किया, मगर कुछ अधूरा सा लग रहा था। गाड़ी का दरवाजा खुला और मेरा शरीर एक झटके से पीछे की ओर चला गया। बहुत शोर था, हॉर्न, ब्रेक, लोगों की आवाजें। मैं दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। अंदर आईसीयू का दरवाजा बंद था, कांच धुंधला था। मेरे हाथ में उसकी एक चप्पल थी, दूसरी शायद सड़क पर रह गई थी, जैसे जिंदगी की सीधी राह से वह भी कहीं खो गई हो। जब डॉक्टर ने कहा कि अब वह शायद कभी चल न सके, मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। शायद पुरुष का दुख छुप जाता है या फिर उसे छुपाने की मजबूरी होती है। सावित्री देवी मेरे साथ थीं। उनके चेहरे पर भी वही चिंता थी जो मेरे दिल में थी। उन्होंने कहा, हम सब कुछ करेंगे बेटा, तू चिंता मत कर। याद है शादी के बाद पहली बार जब वह बीमार हुई थी तो तू कितना घबरा गया था। बुखार 103 डिग्री था और वह कांप रही थी। तू पूरी रात उसके पास बैठा रहा, उसे दवाएं देता रहा। उसने तब भी तुझे पकड़कर कहा था, जब तुम होते हो मैं नहीं डरती। आज अस्पताल में जब मैंने उसकी ओर देखा, वह सांस ले रही थी, मगर आंखें बंद थीं, जैसे कुछ कहकर चुप हो गई हो। सावित्री देवी हर रोज मेरे साथ अस्पताल जाती। कभी कभी वह मुझे घर भेज देती और खुद उसके पास बैठती। एक दिन मैं लौटा तो सावित्री देवी उसके बालों में तेल लगा रही थी। वह उसे बेटी कहकर पुकार रही थी, मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जा, मेरे बेटे को संभाल, बहुत नाजुक दिल है यह। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था और मेरी आंखों से पहली बार आंसू गिरे। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रिया की चुप्पी बढ़ती जा रही थी। वह कम बोलती, कम मुस्कुराती, जैसे वह भीतर से किसी और ही दुनिया की ओर जा रही हो। मैंने कई बार कोशिश की, उसके साथ बैठा तस्वीरें दिखाईं, पुरानी बातें कीं, शादी के दिन की यादें ताज़ा कीं। जब वह लाल जोड़ा पहनकर मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा था, मुझे लगा सपना देख रहा हूँ। वह बस सुनती, हल्की सी मुस्कान देती, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली लगतीं, जैसे कहीं अंदर कुछ छूट गया हो, जैसे कोई बात छुपाई जा रही हो। सावित्री देवी अब बहुत व्यस्त रहने लगी थीं, कभी रसोई में, कभी आंगन में। वह अक्सर प्रिया के कमरे से चुपचाप निकल जाती। मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे अपनी माँ पर नजर रखने का अधिकार नहीं था। शायद जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो देखने की समझ खो बैठते हैं, बस मान लेते हैं कि सब ठीक है या हो जाएगा। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं चलती, कभी कभी कोई सच्चाई बहुत निर्दयी होती है। मैंने उस समय कुछ नहीं समझा था, कुछ नहीं पहचाना था। मुझे लगा हम तीनों एक ही पीड़ा में साझीदार हैं। मैंने केवल अपनी पत्नी को बचाना चाहा हर कीमत पर, लेकिन किस्मत शायद किसी और खेल की तैयारी कर रही थी। सावित्री देवी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा बस इतना बता, क्या तू खुश है? मैंने उनकी ओर देखा। वह चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थीं। उनके चेहरे पर वही ममता थी, वही चिंता जो हमेशा रही, मगर उस दिन उनके स्वर में कुछ और था, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन शब्दों को छिपा गई हों। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। चुप्पी मेरे भीतर एक आदत बन चुकी थी। हर बात मन में रखकर गुजार देता था, अपनी सोचों का बोझ खुद ही ढोता था। बस यही सब चल रहा था। इलाज बहुत महंगा हो रहा था। हर बार की जांच, हर दवा, हर उपचार हजारों में पड़ रहा था। सावित्री देवी ने अपने पुराने आभूषण निकाले, वही जो मेरे पिता की निशानी थे, और मेरे हाथों पर रख दिए। मैंने हाथ पीछे खींच लिए। मैं यह नहीं बेच सकता माँ। वह मुस्कुरा दी, जैसे पहले से जानती हो। तो फिर तू अपनी संपत्ति बेच दे, जिसका वारिस तू है। मैंने वह रात नींद में नहीं गुजारी। घर के हर कोने में प्रिया की आवाजें थीं, वही जो कभी जीवन से भरी होती थीं, अब बस वहां की दीवारों में रह गई थीं। सावित्री देवी ने चुपचाप मेरे बिस्तर के पास चाय रख दी
और वापस चली गईं। मैं जानता था वह मेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि मैं कोई निर्णय लूं। उपचार शुरू हुआ। नई मशीनें आईं, नर्स आई, शरीर में हरकत आना शुरू हुई, हाथों में ताकत आई। फिर धीरे धीरे पैरों की उंगलियां हिलने लगीं। हर बार मैं खुश होता। सावित्री देवी प्रार्थना करती, मगर प्रिया बस शांत नजरों से देखती रहती, जैसे यह सब उसकी इच्छा के विरुद्ध हो और वह केवल एक मूक दर्शक हो। एक रात मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी और कहा, कभी कभी लगता है जैसे तू बहुत दूर चली गई है और मैं बस तुझे पुकारता रहता हूँ। उसने मेरी ओर देखा। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर आंखें फिर भी सूनी थीं। मैंने कुछ नहीं पूछा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हमें पहले से मालूम होते हैं, बस उन्हें सुनने का साहस नहीं होता। दिन बीतते गए, प्रिया की हालत बेहतर होती गई, शरीर में जान आने लगी, मगर हमारे बीच की दूरी बढ़ती गई। मैंने सब कुछ दिया, समय, धन, नींद, सेहत, फिर भी मुझे लगा कि मैं उसे धीरे धीरे खो रहा हूँ। हर दिन थोड़ा थोड़ा सावित्री देवी अक्सर मुझे देखकर आशीर्वाद देती, भगवान तुझे सलामत रखे। तू प्रिया का साया बनकर खड़ा रहा। उनकी बातों में सुकून होता था, मगर उस सुकून के पीछे कोई दीवार थी जो मैं देख नहीं पा रहा था। कभी कभी वह प्रिया से बात करते हुए एक क्षण को चुप हो जाती, जैसे कोई याद या कोई रहस्य हो जिसे वह छिपा रही हो, और प्रिया की आंखों में वही बात तैरती रहती जो कभी जुबान पर नहीं आई। मैंने हर संभव प्रयास किया कि उसकी आंखों में छिपी उस उलझन और उस खालीपन को पढ़ सकूं, मगर असफल रहा। जैसे मैं कोई ऐसी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसका हर पृष्ठ किसी और भाषा में लिखा गया हो। जिंदगी सामान्य हो रही थी, या शायद हम तीनों ने अपने अपने दुखों को रोजमर्रा के कामों में छिपा लिया था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने खुद से नजरें चुरा लीं, क्योंकि जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया था वह शायद पहले ही मुझसे बहुत दूर जा चुका था। शायद वह चीज पहले ही मुझसे विदा ले चुकी थी। सिर्फ मैं था जो अपनी उम्मीद के सहारे खड़ा था, लेकिन उस उम्मीद के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई थी जो अभी तक मुझ पर साफ नहीं हुई थी। रात के 2 बज रहे थे, कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और कभी कभी खिड़की से आती हवा की हल्की सरसराहट। मेरी आंख खुली तो प्रिया की ओर देखा। बिस्तर खाली था, तकिया साफ सुथरा और चादर करीने से बिछी हुई। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गई हो, लेकिन दरवाजा खुला पड़ा था। वॉशरूम में अंधेरा था। एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने पूरा घर छान मारा, छोटे कमरे से लेकर रसोई तक हर कोना देखा। प्रिया कहीं नहीं थी, न बैसाखी, न छड़ी, न चप्पल, कुछ भी नहीं। वह ऐसे गायब थी जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी सांसें अटकने लगीं। सावित्री देवी की चारपाई के पास गया। वह अब भी सो रही थीं। मैंने उन्हें जगाया। वह घबरा कर उठीं। क्या हुआ? सब ठीक है? मैंने सिर्फ इतना कहा। वह नहीं है। सावित्री देवी की आंखों में एक पल को हैरानी आई, फिर जैसे सब समझ गई हों, वह चिल्ला उठी, भाग गई। यह शब्द तीर की तरह मेरे सीने में चुभ गए। मैं कुछ कहे बिना दरवाजे की ओर बढ़ा। गेट खुला हुआ था, बाहर सन्नाटा था, गली सुनसान, कोई निशानी नहीं। वह जो चल भी नहीं सकती थी, एक कदम भी मुश्किल से उठाती थी, वह कैसे अकेली चली गई? मैं सड़कों पर निकल पड़ा। अंधेरी गलियों में बेमतलब दौड़ता रहा। अस्पताल, क्लिनिक, वो पार्क जहां हम कभी बैठते थे, हर जगह गया, कुछ नहीं मिला। फोन निकाला, कॉल की, नंबर बंद। फिर दोबारा किया, अब भी बंद। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वह जा चुकी थी। घर लौटा तो सावित्री देवी ने सवाल भरी नजरों से देखा। मैंने सिर हिला दिया। नहीं मिली। सावित्री देवी ने थके हुए स्वर में कहा, मैं कहती थी ना, औरत की फितरत में वफा नहीं होती। बेटे, तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसने तेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। मैंने सावित्री देवी की बात अनसुनी कर दी। बस जाकर सोफे पर बैठा और छत को घूरता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मेरी समझ से बाहर था। सुबह होने तक मोहल्ले में बात फैल चुकी थी। दादी माँ दरवाजे पर बैठी कह रही थीं, कल रात छोटे वाले ने गेट खुला हुआ देखा था। एक औरत ने कान में धीरे से कहा, सुना है इलाज के दौरान अस्पताल में किसी से जान पहचान हो गई थी और सबने उसे सच मान लिया। क्यों न मानते? मैंने खुद उस पर इतना यकीन किया, सब कुछ लुटा दिया और अब वह चुपचाप चली गई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अफसर ने जैसे पहले से तैयार सवाल पूछे। किसी पर शक है? झगड़ा हुआ था? किसी का नंबर या मैसेज? मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक गायब चेहरा और कुछ धुंधली यादें।
जिन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा था। सावित्री देवी हर आने जाने वाले से कहती, हमने तो उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था, सारी सहूलियतें दी। मेरे बेटे ने अपनी जमीन तक बेच दी उसके इलाज के लिए और उसने धोखा दे दिया। इन बातों के दौरान वह कभी मेरी तरफ नहीं देखती थी, जैसे जानती हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या शायद वह भी अपने भीतर कुछ छिपा रही हो। मेरी रातें लंबी हो गईं, दिन जैसे खींच कर चल रहे हों। मैं उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन यह भी सोचता रहा कि अगर वह लौट भी आई तो क्या मैं वैसा ही रह पाऊंगा? क्या भरोसा फिर वैसा होगा? क्या जो कुछ लुटा है वह वापस मिल पाएगा? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर वह अपनी मर्जी से गई होती तो कम से कम कुछ कहकर कुछ छोड़ कर जाती, कोई शब्द, कोई इशारा, कोई निशान। लेकिन वह तो खामोशी से गायब हो गई थी, जैसे हवा में घुल गई हो। उसका फोन, न कोई संदेश, बस एक तस्वीर, एक अधूरा वाक्य। रात को मैं उसके कमरे में गया और सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। अलमारी खोली, उसकी खुशबू अब भी कपड़ों में बसी थी। उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आया, मैंने उसे आंखों से लगा लिया। याद आया, शादी के कुछ दिन बाद वह मुझसे कहती थी, कभी मैं न रहूं तो मेरे कपड़े संभाल कर रखना, इनमें मेरी सांसें रहेंगी। मैंने तब हंसकर कहा था, ऐसी बातें मत किया करो, और आज वही कपड़े मेरी सांसें खींच रहे थे। वक्त जैसे थम गया था, हर पल बोझिल, हर दिन भारी लगने लगा था। मोहल्ले में चर्चाएं जारी थीं। कोई कहता कि वो किसी से प्रेम करती थी और मौका मिलते ही चली गई। कोई कहता ऐसा कुछ न होता अगर सावित्री देवी ने पहले दिन से ठीक बर्ताव किया होता। और कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, हमदर्दी के नाम पर जहर घोलते। लेकिन मैं इन सब से दूर बस अपने अंदर की खामोशी से लड़ रहा था। सावित्री देवी ने अब घर के सारे काम खुद संभाल लिए थे। रसोई, सफाई, नाश्ता, सब कुछ चुपचाप करती। कभी कभी मुझसे कहती, कुछ खा ले, खुद को खत्म मत कर देना। मैं उनकी बात मानने की कोशिश करता, मगर निवाला गले से नहीं उतरता। खाने में अब स्वाद नहीं रहा, सुनने में सुकून नहीं रहा, बस हर जगह उसकी कमी महसूस होती थी। एक दिन मैंने सावित्री देवी को प्रिया के कमरे में देखा। वो उसकी चीजें सलीके से रख रही थीं, कपड़े तह करके अलमारी में जमा रही थीं। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। उनकी हरकतों में एक अजीब सुकून था, जैसे वो किसी बोझ से मुक्त होकर अब सब कुछ समेटना चाहती हो। एक पल के लिए वो रुकी, एक तस्वीर को देखा, फिर धीरे से उसे पलट दिया। मुझे लगा जैसे वो कोई याद मिटा देना चाहती हो। मैं पीछे हट गया, कमरे में नहीं गया। उस पल का एहसास मुझे जकड़ गया। कुछ तो था जो नजर नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो कहा नहीं गया था। प्रिया की गुमशुदगी, सावित्री देवी का सुकून, मोहल्ले की बातें, सब किसी न किसी परछाई में लिपटे हुए महसूस होने लगे, जैसे हर मंजर के पीछे एक और मंजर छुपा हो। मैंने कई बार प्रिया का नंबर मिलाया, हर बार वही जवाब, यह नंबर बंद है या सेवा क्षेत्र में नहीं है। मैं बैठकर सोचता, क्या वाकई वह चली गई? अगर गई तो किसके साथ, कहां और क्यों? मगर हर सवाल एक और सवाल खोलता। जवाब कभी नहीं आता। रात को कभी नींद आती, कभी नहीं। ख्वाबों में उसकी झलक दिखाई देती, कभी वो मुझे बुलाती, कभी रूठ कर दूर चली जाती। एक ख्वाब में वह मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, तुमने कुछ नहीं देखा? कुछ भी नहीं। मैं चीख कर उठता, पसीने में डूबा हुआ, दिल तेज धड़कता। दिनों के साथ खामोशी बढ़ती गई। अब कोई सवाल नहीं करता था, कोई दिलासा नहीं देता था। सब जैसे मान चुके थे कि वह चली गई है। मैं अब भी दरवाजे की ओर देखता था। हर बार जब गेट की कुंडी हिलती, दिल एक पल के लिए तेज धड़कता। शायद वो हो, मगर हर बार मायूसी मिलती। सावित्री देवी दिन ब दिन मजबूत नजर आने लगी थीं, जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। और यही बात मेरे दिल में और ज्यादा खालीपन भर देती थी। उनका इतना शांत रहना, इस हद तक कि उनकी आंख भी न भीगी। कुछ तो था जो मैं देख नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। ये खामोशी सबसे खतरनाक थी, क्योंकि कई बार चीख सुनाई देती है, बता देती है कि कुछ गलत है, मगर जब सब कुछ चुप हो और हर चीज सामान्य लगने लगे, तब समझ ही नहीं आता कि जख्म कहाँ है, मगर खून बहता रहता है।
शाम का वक्त था। आसमान में हल्के स्याह बादल थे। मैं दरवाजे के बाहर बैठा चाय पी रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग गली के कोने पर हमेशा की तरह गपशप में लगे थे। तभी पड़ोस के रमेश चंद्र, जो अक्सर चुप रहते थे, मेरे पास आकर बैठ गए। उनकी सांस थोड़ी भारी लग रही थी। हाथ में एक पुराना अखबार का टुकड़ा था जो वह अक्सर साथ रखते थे। कुछ देर वो चुपचाप बैठे रहे। मैंने भी कुछ नहीं पूछा। फिर अचानक बोले, बेटा, बुरा मत मानना, एक बात कहनी है। रात को तुम्हारे घर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। मैं चौंक कर उनकी ओर देखने लगा, फिर हंस पड़ा। रमेश चंद्र, आपको वहम हो गया होगा, शायद कोई बिल्ली हो या हवा का कोई खेल। रमेश चंद्र बस इतना कहकर धीरे धीरे उठकर चले गए। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर सिर झटक दिया। वैसे भी मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। प्रिया का जाना, सावित्री देवी की अजीब चुप्पी, मेरे भीतर का शोर। सावित्री देवी अंदर से निकली, शायद रमेश चंद्र की आवाज सुन रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, बुढ़ापे में वहम होना आम बात है, इस उम्र में तो दीवारें भी बोलती दिखती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन सी हो गई। अजीब बात यह थी कि रमेश चंद्र बहुत कम बोलते थे। जो कुछ कहा वो अचानक क्यों कहा, और उनका लहजा जैसे कुछ और कहना चाहते हों, मगर रुक गए। रात को मैं देर तक जागता रहा। सावित्री देवी सोने चली गई थीं। घर में पूरी खामोशी थी। अचानक नीचे वाले कमरे से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पहले सोचा शायद चूहे हों या कोई पुरानी पाइप की आवाज हो, मगर फिर कुछ ऐसी धीमी धीमी बातें सुनाई दी जो इंसानी आवाज जैसी लगी, जैसे दो लोग बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहे हों। मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा, दरवाजा धीरे से खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। नीचे पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था। लाइट बंद, अंधेरा, दरवाजे बंद। मैंने कमरे की ओर कान लगाया, लेकिन अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वापस ऊपर आकर लेट गया, मगर नींद नहीं आई। एक बेचैनी सी छा गई थी। कुछ तो था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। प्रिया की गुमशुदगी के बाद सब कुछ जैसे कोई सपना लगने लगा था, मगर वे फुसफुसाहटें, वो एक पल की झलक जैसे उस सपने को हकीकत से जोड़ रही हों। अगले दिन रोज की तरह सावित्री देवी अपने कामों में लगी रहीं। नाश्ते के समय उन्होंने हंसते हुए कहा, रमेश चंद्र को जाकर सब बता दो। अब की बार अगर बिल्ली की आवाज सुनो तो दरवाजा खोलकर देख भी लिया करो। मैंने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया, लेकिन सावित्री देवी के लहजे में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं होता था। उनकी हंसी जैसे जबरदस्ती की हो, जैसे किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। दोपहर में जब वह दुआ कर रही थीं, मैंने हिम्मत करके नीचे वाले कमरे का ताला देखा। पुराना ताला था, जंग खाया हुआ। उस पर धूल जमी थी, जैसे सालों से खोला ही न गया हो, मगर दरवाजे के नीचे की मिट्टी हिली हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। मैंने झुककर दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की, मगर अंदर अंधेरा था। बस एक मध्यम सी आवाज और एक अजीब सी घुटन का एहसास। मेरी सांस जैसे थम सी गई। मैं वापस ऊपर आ गया। दिल ने कहा सावित्री देवी से पूछ, लेकिन बुद्धि ने कहा अभी नहीं। अगली रात फिर वही आवाजें आईं, इस बार कुछ ज्यादा तेज, कुछ ज्यादा बेकाबू, जैसे कोई सिसक रहा हो या किसी को सांस लेने में तकलीफ हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया, पसीने में भीग गया। अगर यह सब मेरा वहम था तो हर बार एक ही समय पर क्यों होता है? सुबह होते ही मैं दोबारा रमेश चंद्र के पास गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। मैंने उनसे साफ साफ पूछा, रमेश चंद्र, आपने जो कहा था क्या वो सच है? क्या आपने कुछ देखा है? रमेश चंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, देखा नहीं, लेकिन सुना जरूर है। पिछले कई दिनों से रात के एक निश्चित समय तुम्हारे घर से कुछ ऐसा निकलता है जो प्राकृतिक नहीं लगता। मैंने उनका धन्यवाद किया और वापस आ गया। दिन में डर चारों तरफ फैला हुआ लग रहा था। अब सावित्री देवी भी हर रोज वैसे ही हंसती, खाना बनाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हर रात जब नीचे से फुसफुसाहट आती तो उनके खर्राटे बंद हो जाते। उनकी करवटें सुनाई देती, जैसे वह जाग रही हों। मेरे अंदर एक निर्णय जन्म ले रहा था। कुछ तो था जो छुपा हुआ था, और कुछ ऐसा जिसे जानना जरूरी था। और शायद वो कुछ नीचे था, उस बंद दरवाजे के पीछे, उस खामोश घर की सबसे अंधेरी जगह में, दोपहर की तेज धूप में, जब सूरज छत पर आग बरसा रहा था।
मैं आंगन में पानी के कूलर के पास बैठा हुआ था। अखबार में आंखें गड़ाईं, तभी अचानक गेट पर जोर की दस्तक हुई। सावित्री देवी रसोई से बाहर आईं और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। एक अफसर ने अपना पहचान पत्र दिखाया और सामान्य स्वर में कहा, शिकायत मिली है, घर की तलाशी लेनी है। मैं दरवाजे के पास आया। सावित्री देवी के चेहरे पर हैरानी थी, जैसे उन्हें विश्वास ही न हो कि ऐसी कोई शिकायत हमारे घर से हो सकती है। अफसर ने जवाब दिया, विवरण बाद में, अभी हमें हर कमरा देखना है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारें भी सांस रोककर सब कुछ सुन रही हों। मैंने इशारे से कहा, ठीक है, जो करना है करें। पुलिस ने बाकायदा तलाशी शुरू की। पहले रसोई, फिर प्रिया का कमरा, हमारा शयन कक्ष और फिर स्टोर। सावित्री देवी बार बार उनके पीछे जा रही थीं। कभी प्लेटें हटा रही थीं, कभी चादर ठीक कर रही थीं, लेकिन उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पुलिस अधिकारी बार बार उन्हें रोकता, बीबी जी, हमें अपना काम करने दीजिए। फिर एक सिपाही उस कमरे में गया जहां सावित्री देवी की चारपाई बचपन से रखी थी। उसने इधर उधर देखा, नीचे की ओर नजर दौड़ाई, फिर अचानक बोला, साहब, यहाँ कुछ है। सावित्री देवी तेजी से आगे बढ़ीं। वो पुरानी चीजें रखी हैं, बस कुछ खस नहीं। पुलिस ने उनकी बात सुने बिना चारपाई हटाई। नीचे धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके ठीक बीचों बीच एक लोहे का हैंडल दिखाई दे रहा था, जंग लगा हुआ, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। फिर भी वह साफ नजर आ रहा था। अधिकारी ने मुझे देखा। ये किस चीज का है? मैं हैरान खड़ा था। मैंने जिंदगी में कभी ये हैंडल नहीं देखा था। ये जगह तो हमेशा चारपाई से ढकी रहती थी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि सावित्री देवी बोल पड़ी। वो पुराना संदूक रखा था कभी, उसकी कुछ बची खुची चीजें होंगी और कुछ नहीं। पुलिस ने कोई बात सुने बिना हैंडल खींचा। दरवाजा खुलने की आवाज किसी चीख जैसी लगी, जैसे वर्षों से बंद सांसें अचानक बाहर निकल पड़ी हों। नीचे सीढ़ियां जा रही थीं, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां जिन पर कदम रखते ही चरमराहट गूंजने लगी। मैं, पुलिस अधिकारी और 2 सिपाही धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम के साथ एक नमी सी महक और सन्नाटा और भी गहरा होता गया। नीचे पहुंचते ही सामने एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। उस पर भी जंग लगा था, हल्की सी हथकड़ी जैसी लकीरें बनी थीं। सिपाहियों ने हाथ से हिलाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर एक ने जोर लगाया, दूसरा मदद को लपका और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर की फिजा थमी हुई थी, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। रोशनी बहुत कम थी। एक बल्ब लटक रहा था जो धीरे धीरे हिल रहा था और कभी कभी बुझने लगता था। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक शरीर पड़ा था। वह प्रिया थी, बेसुध खामोश धूल में लिपटी हुई, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जो वर्षों से अलमारी के कोने में पड़ी हो। मैं बेकाबू होकर उसके पास दौड़ा। उसका शरीर सख्त था, जैसे सर्दी में जकड़ गया हो, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं, बहुत धीमी टूटी हुई। उसकी कलाइयां लाल थीं, जैसे किसी ने उन्हें बांध कर रखा हो, और पांव की एड़ियां झकमी थीं। उसके होंठ सूखे, चेहरा पीला और आंखों के नीचे नीले निशान थे। मैंने उसे आवाज दी, सुन रही हो? मैं आ गया हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकों में सिर्फ कंपन हुआ और फिर सब शांत हो गया। पुलिस अधिकारी ने एक पल के लिए पूरे कमरे का जायजा लिया, फिर कहा, यह एक गंभीर लापरवाही का मामला है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सावित्री देवी नीचे आईं तो उनके कदम ठिठक गए। वो दीवार से लगकर खड़ी हो गईं, जैसे उस दृश्य से नजरें चुराना चाहती हों, या शायद अंदर ही अंदर खुद को मजबूत कर रही हों। उनका चेहरा सपाट था। बिना किसी भाव के पुलिस ने मुझे रोका और एम्बुलेंस को बुलाया। कुछ ही समय में लोग पहुंच गए और प्रिया को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। मैं साथ जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने कहा, आपसे कुछ बातें पूछनी है, यह औपचारिक प्रक्रिया है। मैंने बस एक नजर प्रिया पर डाली, जो अब एक बार फिर जा चुकी थी, लेकिन इस बार शायद सहायता की ओर, एक नई जिंदगी की ओर। पुलिस अधिकारी ने नीचे कमरे की तस्वीरें लीं। दीवारों पर बने निशान, बंद अलमारी, पुराने बर्तन, खाली बोतलें और एक कपड़ा जो जमीन पर पड़ा था। शायद प्रिया का दुपट्टा, हर चीज जैसे कोई दर्दनाक कहानी सुना रही थी। लेकिन बिना किसी शब्द के सावित्री देवी चुपचाप खड़ी रहीं। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी की नजरों से नजर नहीं मिलाई। जब पुलिस ने कहा, आपको थाने चलना होगा औपचारिक पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बस सिर हिला दिया।
घर अब वीरान लगने लगा था। वो कमरा जहां सावित्री देवी सोया करती थीं, उसकी चारपाई, नीचे का रहस्य और सारी खामोशी, जैसे अब सब कुछ बदल गया हो। वो सावित्री देवी जो रात रात भर मेरे लिए जागती थीं, जो मेरे दुख पर रोती थीं, वही अब एक बहुत बड़े सवाल के बोझ तले दब चुकी थीं। थाने में बयान देते समय मैं अंदर ही अंदर टूटता रहा। मैंने बताया कि प्रिया लापता हो गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। सावित्री देवी ने कहा था कि वह खुद लौट आएगी, लेकिन आज पता चला कि वह किसी और की नहीं बल्कि मेरे ही घर के नीचे थी, ठीक मेरे पैरों के नीचे, जहां से मैं रोज गुजरता रहा। वह मदद की उम्मीद में पड़ी रही। पुलिस ने कहा कि यह कोई सामान्य कैद नहीं लगती, इसे बहुत सोच समझकर अंजाम दिया गया। हमें पूरी जांच करनी होगी। शाम को जब मैं अस्पताल गया, वह होश में आ चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक ऐसी थकान उभरी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा और कहा, बस अब सब ठीक हो जाएगा, तुम फिर कभी अकेली नहीं रहोगी। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके होंठों पर एक हल्की सी कंपन थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने बताया कि शारीरिक कमजोरी बहुत अधिक है, लेकिन उसका हौसला चौंकाने वाला है। अगर आप समय पर न पहुंचे होते तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था। इस वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। समय पर पहुंचना, लेकिन मैं तो बरसों से उसी घर में था, रोज उस कमरे के ऊपर सोता था, फिर भी कुछ देख नहीं सका, कुछ सुन नहीं सका। अब सावित्री देवी पुलिस की निगरानी में थीं, लेकिन वह चुप थीं, जैसे उन्हें किसी बात का पछतावा नहीं था। शायद हो, पर उन्होंने उसे भीतर कहीं दफन कर दिया हो। अब सिर्फ कानून तय करेगा कि वह कृत्य क्या था, क्यों हुआ और किस नीयत से। लेकिन मेरे लिए यह सब सवाल नहीं थे। मेरे लिए तो बस एक सच था कि वह जिंदा है, और अब उसकी यह जिंदगी मेरी पूरी कोशिश का केंद्र बनने वाली थी। तहखाना अब बंद हो चुका था, लेकिन उसका साया मेरे वजूद से लिपट गया था। हर रात जब आंखें बंद करता तो वह जंग लगा दरवाजा की तस्वीर सामने आ जाती, और उसके पीछे वह खामोश चीख जिसे मैं बरसों तक सुन नहीं सका। जैसे ही पुलिस ने सावित्री देवी से सवाल पूछना शुरू किए, उनकी आवाज ऊंची हो गई। वह चीखने लगीं और हाथों से अपना सिर थाम लिया। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम, मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके शब्द दीवारों से टकरा रहे थे, लेकिन उनमें सच्चाई कहीं नजर नहीं आ रही थी। पुलिस अधिकारी ठंडे स्वर में बयान दर्ज कर रहे थे, और सावित्री देवी का चेहरा पल पल बदलता जा रहा था। सावित्री देवी की आंखों में जो भाव थे, उन्हें मैं बरसों से पहचानता आया था, ममता, चिंता, स्नेह। लेकिन अब उसमें एक और रंग था, डर, खुद को बचाने की कोशिश। वह खामोशी से सब सुन रही थीं, लेकिन हर सवाल पर वह अपने ही भावों में उलझ जाती, जैसे जवाब उन्हें याद न हो, या वह जानबूझकर खुद से उन्हें भूल जाना चाहती हो। प्रिया अस्पताल में थी। डॉक्टरों के अनुसार वह कई दिनों से अत्यंत पीड़ा में थी। उसके शरीर पर स्पष्ट निशान थे, जिनसे पता चलता था कि उसे बांध कर रखा गया था। भोजन समय पर नहीं दिया गया, और उसकी मानसिक स्थिति भी फिलहाल अस्थिर थी। इन बातों ने मामले को और अधिक गंभीर बना दिया था। अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही थी। मैं एक कोने में बैठा सब कुछ देख रहा था। मेरी जुबान जैसे बंद हो चुकी थी, जैसे शब्द गुम हो गए हों। कभी सावित्री देवी की ओर देखता, कभी पुलिस की रिपोर्ट में झांकता, और कभी अपनी हथेली को घूरता, जिस पर उस दिन प्रिया की गिरफ्त के निशान अब तक मौजूद थे। सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा था। अधिकारी ने सावित्री देवी से पूछा, आप कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो फिर वह तहखाने में कैसे पहुंची? दरवाजा बंद था, बाहर से ताला लगा हुआ था, और नीचे जाने का रास्ता सिर्फ आपके कमरे से जाता था। सावित्री देवी चुप हो गईं। उनकी आंखें भीग चुकी थीं, मगर उनकी खामोशी जैसे चीख रही थी। उनके होंठ कांप रहे थे, हाथों में हरकत थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थीं। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वह भीतर से पूरी तरह टूट चुकी हैं, या शायद उनकी सच्चाई ही उन्हें कुछ कहने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसी समय एक और इंस्पेक्टर अस्पताल से लौट कर आया। उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें कुछ पुरानी चीजें थीं। एक डायरी, कुछ दवाइयां, एक चाबी और एक खाली मोबाइल कवर। ये सब तहखाने से मिले थे। इंस्पेक्टर ने कहा, यह डायरी बेहद अहम है, शायद इसी से हमें पहली गवाही मिल पाएगी। डायरी के पन्नों पर प्रिया की लिखावट थी। वह दर्द जो वह बोल नहीं पाई, कलम के जरिए बहा था।
कुछ पन्नों पर तारीखें थीं, कुछ पर सावित्री देवी का जिक्र और कुछ पर सिर्फ अधूरे वाक्य। आज फिर रोशनी नहीं आई। मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके हैं। वह रोज आती है, कुछ कहती नहीं, बस देखती है। मैंने यह सब पढ़ा और मेरे भीतर का डर जैसे एक दीवार बनकर टूट गया, जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने खुल रहा हो, बिना किसी बनावट के, बिना किसी पर्दे के। ये वही सच था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अब वह धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था। जब सावित्री देवी ने वह डायरी देखी तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह चिल्लाईं, यह झूठ है, उसने जानबूझकर लिखा है मुझे फंसाने के लिए। पुलिस ने शांत स्वर में कहा, बीबी जी, सच और झूठ का फैसला हम करेंगे, आप सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दें। मैं फिर चुप था, जैसे किसी और की कहानी सुन रहा हूं, लेकिन हर पन्ना, हर शब्द, हर वाक्य मेरे सीने में गूंज रहा था। वह औरत जिसे मैंने अपनी जिंदगी कहा, मेरे ही घर में बंद रही, मेरे ही कदमों के नीचे पड़ी रही, और मैं रोज उसके ऊपर से गुजरता रहा। पुलिस ने सावित्री देवी को हिरासत में ले लिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे देखा। उस नजर में न पछतावा था न नफरत, बस एक थकावट थी, जैसे वह अपनी ही चाल में हार गई हो। शायद वह कुछ कहना चाहती थी, अपनी सफाई या अपने फैसले की कोई वजह, लेकिन अब मैं सुनने की हालत में नहीं था। उस रात मैं फिर उस तहखाने में गया। वही जंग लगा दरवाजा, वही सन्नाटा। मैंने बत्ती जलाई और हर चीज को देखा। प्रिया की जंजीरों के निशान, खाली बोतलें और दीवारों पर जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से शब्द खोदे थे। मुझे सुनो, मैं घुटनों के बल बैठ गया और जमीन पर हाथ रखकर बस सांसें लेता रहा। मुझे लगा जैसे जमीन के अंदर उसकी चीखें अब भी बसी हुई हैं। हर ईंट, हर दीवार, हर कोना उसकी गवाही दे रहा था। सावित्री देवी अब गिरफ्त में थीं, लेकिन मुझे पता था कि दोषी सिर्फ वह नहीं थीं, मैं भी था। अपनी नासमझी का, अपनी आंखें बंद रखने का, और यह सच का पहला टुकड़ा था जो मेरे हाथ लगा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और गहराता गया। सबूत इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन असली झटका तब लगा जब पड़ोस के रमेश चंद्र को बुलाया गया। वही रमेश चंद्र जिन्होंने कुछ दिन पहले कान में कहा था, तुम्हारे घर से अजीब आवाजें आती हैं। इस बार उनके पास सिर्फ आवाजें नहीं थीं, कुछ और भी था। उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया, एक रात मैं छत पर था, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अचानक तुम्हारे आंगन में हलचल हुई। मैंने नीचे झांका, सावित्री जी किसी को घसीट रही थीं। मैं पहचान नहीं पाया कि कौन है, लेकिन शरीर बिल्कुल निर्जन लग रहा था। मैं डर गया और अंदर चला गया। सोचा शायद कोई बीमार हो, लेकिन जब अगली सुबह तुम्हारी पत्नी लापता मिली तब शक हुआ। अफसरों ने उनके बयान को गंभीरता से लिया और मुझे एक गंभीर नजर से देखा। मेरी आंखें झुकी हुई थीं। हर बात, हर संकेत अब एक सूत्र में जुड़ने लगे थे। आवाजें, फुसफुसाहट, पुराना दरवाजा, प्रिया की डायरी और अब गवाही। पुलिस ने सावित्री देवी के सामने बयान रखा। वह चुप रही, न इनकार किया न सफाई दी, जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही न रही हो। उनकी चुप्पी किसी दस्तखत से ज्यादा स्पष्ट थी। एक पल ऐसा आया जब एक सिपाही बोला, अगर यह गवाही अदालत में पेश हुई तो मामला सीधा उम्र कैद तक जा सकता है। तभी सावित्री देवी ने एक लंबी सांस ली और मेरी ओर देखा। मैं जो दूर बैठा था उनकी उस नजर से बच नहीं पाया। वह धीरे से बोली, जैसे सिर्फ मुझसे कह रही हो, वह तुझे बर्बाद कर रही थी, मैंने तुझे बचाया। यह वाक्य मेरे लिए जैसे भूकंप था। मेरे भीतर सब कुछ हिल गया। मैं कुछ पल तक उसे घूरता रहा, बोल नहीं पाया। मेरी हालत वैसी थी जैसे कुछ गले में अटक गया हो। सावित्री देवी ने अपना बयान आगे बढ़ाया। मैंने उसे छिपाया, खत्म नहीं किया। मैं चाहती थी तू खुद सच देखे। वह लड़की तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। उसके दिल में तेरे लिए कुछ नहीं था। इलाज के नाम पर तुझे लूट रही थी और किसी और से बातें करती थी। मैंने खुद सुना कई बार। वो रात को फोन पर बातें करती थी, हंसती थी, तुझे मूर्ख बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने बीच में रोका, आपके पास कोई सबूत है इन बातों का? कोई कॉल रिकॉर्ड, कोई संदेश, कोई गवाही? सावित्री देवी चुप हो गईं, जैसे जो कहना था कह चुकी हों। अब सुनने का भार मुझ पर था। प्रिया अब अस्पताल में थी। हालत बेहतर हो रही थी, लेकिन वह शांत थी। शायद उसे भी आभास था कि अब तक पूरा सच सामने नहीं आया है। अभी कुछ बातें छुपी हुई हैं,
जब मैं उससे मिलने गया तो उसने बस एक बात कही, अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो मेरा इलाज बंद कर दो। उसकी आवाज थकी हुई थी लेकिन नजरें साफ थीं। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे संदेह नहीं है, बस अब हर सच को सुनने की हिम्मत इकट्ठा कर रहा हूँ। अगले दिन पुलिस ने सावित्री देवी के कमरे की फिर से तलाशी ली। एक पुराना मोबाइल मिला जिसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग थीं। आवाजें धीमी थीं, अस्पष्ट थीं, लेकिन कुछ वाक्य स्पष्ट सुनाई दिए। वो कुछ भी करे मैं सच नहीं बोलूंगी, मुझे डर लगता है। आवाज प्रिया की लग रही थी। इस रिकॉर्डिंग ने मामला और उलझा दिया। किसी के भी खिलाफ सीधा सबूत नहीं था, सिर्फ चुप्पी की गिरहें थीं जो धीरे धीरे खुल रही थीं। पुलिस का कहना था कि यह मामला सीधा नहीं है। यहाँ हर किरदार आधा सच बोल रहा है और आधा छुपा रहा है। सावित्री देवी अब भी अपने बयान पर अड़ी थीं। मैंने बेटे को बचाने के लिए सब किया और मैं वही बेटा था जो अब समझ नहीं पा रहा था कि वह वास्तव में बचा था या बर्बाद हो चुका था। उस दिन पहली बार मेरे भीतर यह सवाल उठा, क्या कभी कोई सच पूर्ण होता है या हम बस अपनी तसल्ली के लिए कुछ टुकड़े जोड़ लेते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं? यह गवाही, यह चुप्पी, यह वाक्य सब एक दायरे में तब्दील हो रहे थे जहां अंजाम का अर्थ था। किसी न किसी के लिए सिर्फ पीड़ा, और यह शुरुआत थी एक और न्याय की जो अब सामने आने वाला था। सावित्री देवी को हवालात में कई दिन हो चुके थे। हर दिन जांच की नई परतें खुलती, हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता। हर बार मेरा मन थोड़ा और भारी हो जाता। जब पुलिस ने सावित्री देवी से दोबारा पूछा, उस रात प्रिया के साथ क्या हुआ, तो इस बार उन्होंने रटे रटाए शब्द नहीं दोहराए, बल्कि एक ऐसी सच्चाई कही जो मेरे भीतर गूंजने लगी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, तू अपनी जमीन बेचकर उस पर खर्च करता रहा, अपनी सारी कमाई, सारे सपने उस पर लुटा दिए और वो तुझसे विरक्त हो चुकी थी। मैंने कई बार उसे किसी से फोन पर बातें करते सुना, रात को दरवाजा बंद करके। मैंने एक बार पूछा तो वह उलझ गई। तभी मैंने तय कर लिया। मैंने सोचा, यह लड़की तुझे बर्बाद कर देगी। मैंने तेरा बचपन भी देखा है, तेरी आंखों में वो आंसू देखे हैं जो तू कभी दिखाता नहीं था। तू बिखर जाता था बेटा, और मैं नहीं चाहती थी कि तू टूट जाए। मेरा मन किया कि जोर से चिल्ला दूं, जमीन पर मुक्के मारूं, दीवारें हिला दूं, मगर कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ सांसें तेज हो गईं, जैसे शरीर में तूफान भरा हो, लेकिन बाहर कुछ भी प्रकट न हो सका। मैं उन्हें देख रहा था, वही औरत जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे लिए रातों को जागी, लोरी सुनाई, सर्दियों में रजाई ओढ़ाई, गर्मियों में पंखा झलकर सुलाया। वही औरत आज मेरे सामने यह सब कह रही थी। पुलिस ने उनसे पूछा, तो फिर आपने उसे नीचे क्यों रखा? पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? बेटे से बात क्यों नहीं की? सावित्री देवी ने नजरें झुकाकर कहा, क्योंकि मुझे लगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह सब कुछ खुद ही बर्बाद हो जाएगा। मैंने बस कुछ दिनों का इरादा किया था उसे अकेला रखने का, कि शायद उसे समझ आ जाए, शायद वह शर्मिंदा हो। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ और बिगड़ता गया। मेरी आंखों के सामने वो सब दृश्य एक झलक की तरह घूमने लगे। प्रिया का बदलता व्यवहार, उसकी चुप्पियां, सावित्री देवी की नजरों में छिपी परेशानी, और वे पल जब मुझे लगता था कि कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा। अब अस्पताल में प्रिया बात करने लगी थी। धीरे धीरे सच्चाई उसकी जुबान से भी बाहर आने लगी। उसने कहा, मैं अकेली पड़ गई थी। शरीर चलता था, मगर मन में कई विचार आने लगे थे। मुझे शक हुआ कि शायद तुम मुझ पर सिर्फ दया कर रहे हो, अब प्रेम नहीं बचा। जब सावित्री जी ने मेरे इलाज पर सवाल उठाया तो मैं उलझने लगी। शायद उन्हें आभास हो गया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने पूछा, क्या तुम किसी से बात करती थी? वो चुप रही, फिर सिर हिलाया। एक पुराना दोस्त था, बस दिल हल्का करने के लिए बात करती थी। कुछ गलत नहीं था, लेकिन शायद उस समय मुझे खुद अपने भीतर की कमी समझ नहीं आ रही थी। यह वाक्य मेरे दिल में किसी छुरी की तरह चुभा, लेकिन उसमें कोई आरोप नहीं था। एक सच्चाई थी, कड़वी मगर स्पष्ट। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बस अफसोस हुआ। हम दोनों वक्त की मार से इतने थक चुके थे कि एक दूसरे की भाषा तक भूल गए थे। सावित्री देवी का उद्देश्य शायद मुझे बचाना था, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया वो न सावित्री देवी के योग्य था, न इंसानियत के। उन्होंने सब कुछ अपने स्तर पर तय कर लिया, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे समझने का मौका भी नहीं दिया। मैं जब घर लौटा तो सब कुछ बदला बदला सा लगा।
दीवारें, दरवाजे, यहाँ तक कि छत का पंखा भी जैसे मौन हो गया था। सावित्री देवी के कमरे में गया, जहां अब उनकी खाट खाली पड़ी थी। उस खाट के नीचे वही हैंडल था, तहखाना जिसने सच को छिपा रखा था। खाट के कोने पर बैठ गया। सावित्री देवी की वह लोरी याद आई जो बचपन में सुनाया करती थीं। चंदा मामा दूर के पूरी पकाए गुड़ के। अब वो मामा भी दूर हो गए थे और उस पूरी की खुशबू की जगह तहखाने की सच्चाई मेरे मन पर छा गई थी। सावित्री देवी ने जो किया उसका उद्देश्य शायद बुरा नहीं था, लेकिन नतीजा ऐसा निकला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी ममता, उनकी परवरिश, सब कुछ एक साए में गुम हो गया। और अब जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो एक साथ लोरी भी सुनाई देती है और तहखाने के लोहे के दरवाजे की चरमराहट भी। यह कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रह गई थी, अब यह हर उस व्यक्ति की कहानी थी जिसके जीवन के निर्णय किसी और ने लिए, चाहे वह प्रेम में किए गए हों या घृणा में। और किसी भी निर्णय का उद्देश्य शायद ही पूरी तरह सच्चा होता है, वह केवल एक पर्दा होता है जो अंततः हट ही जाता है। पुलिस ने बाकायदा आरोप पत्र तैयार किया। इल्जाम गंभीर था, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करना, मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना और जानबूझकर अपराध की नीयत से उसे कैद में रखना। उन सभी आरोपों के नीचे सावित्री देवी का नाम दर्ज किया गया, वो नाम जो कभी मेरे स्कूल बैग पर, मेरी पहचान पत्र पर और मेरे सपनों में गर्व से लिखा जाता था। घर अब सुनसान हो गया था, वही कमरे, वही दीवारें, लेकिन हर जगह एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। सावित्री देवी के जाने के बाद घर से दुआओं की गूंज भी खत्म हो गई थी। जो आवाज कभी सुबह के साथ शुरू होती थी, वह अब रात की खामोशी में गुम हो चुकी थी। रसोई की हांडी जो सावित्री देवी के हाथों की महक से पहचानी जाती थी, अब बंद पड़ी थी। आंगन की मिट्टी सूख गई थी, जैसे किसी ने उस पर पानी डालना छोड़ दिया हो। प्रिया अस्पताल से घर लौट आई थी। उसकी चाल अब बेहतर थी, लेकिन उसके कदमों में विश्वास अब भी नहीं लौटा था। जब वह घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले उसने छत की ओर देखा, जैसे चाहती हो कि नीचे के साए हट जाए और ऊपर से कोई रोशनी उस पर पड़े। मैं उसके साथ था, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसे शब्द नहीं तोड़ सकते थे। केवल समय ही कुछ सुधार ला सकता था। प्रिया का हर कदम मुझे सावित्री देवी के इनकार की प्रतिध्वनि सुनाता था। हर दरवाजा जो वह खोलती, हर वस्तु जिसे वह छूती, उसमें सावित्री देवी का स्पर्श कहीं न कहीं बाकी था, और वह उसे महसूस भी करती थी, सहती भी। मैं उसे भूलने को नहीं कहता था, बस जीने को कहता था। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। वकीलों की बहसें, गवाहों की गवाही और सावित्री देवी की खामोशी। उन्होंने एक बार भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक दिन अदालत के कमरे में मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराईं और नजरें झुका लीं। उस नजर में कोई डरावना भाव नहीं था, बस एक खालीपन था, जैसे सब कुछ समाप्त हो चुका हो। मेरा बयान सबसे महत्वपूर्ण था। जब मैं गवाही के लिए खड़ा हुआ तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, मैंने उन पर आंख बंद करके विश्वास किया। मुझे लगा वह मेरी रक्षक हैं, मेरी भलाई चाहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वह सब छीन लिया जिसके लिए मैं जीता था। उन्होंने प्रिया को कैद नहीं किया, उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी आत्मा को बंद कर दिया। अदालत में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने तब भी कुछ नहीं कहा, जैसे हर आरोप को स्वीकार कर चुकी हों। शायद वह जानती थीं कि जो वह चाहती थीं वह हो नहीं पाया, और जो कर बैठीं वह क्षमा के योग्य नहीं था। अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया और मैं घर वापस आ गया। आंगन में वहीं बैठा जहां कभी सावित्री देवी गीता पढ़ा करती थीं। आज वह जगह खाली थी और उनकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती थी, पर अब वह सुकून नहीं देती, एक बोझ बन गई है। प्रिया मेरे पास आई, उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी, लेकिन साथ में एक अजीब सी नरमी भी थी। उसने कहा, हम फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार कोई झूठ नहीं, कोई चुप्पी नहीं, बस सच के साथ। मैंने सिर हिलाया। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, न बदला, न चर्चा, न सहानुभूति। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था, ऐसा न्याय जो शोर न करे, जिसके बाद कोई आरोप न बचे, न मेरे दिल में, न उसकी आंखों में। यह वह पल था जहां कहानी का शोर थम रहा था। एक नई जिंदगी की आहट सुनाई दे रही थी, ऐसी जिंदगी जिसमें गुजरे लम्हों की राख से हम अपना नया कल तराशना चाहते थे। एक खामोश न्याय जो चीखों से नहीं, सच्चाई से होता है।
और वह सच आखिरकार हमारे बीच खड़ा था। कड़वा लेकिन पूर्णतः आजाद बारिश के बाद की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे आसमान ने भी कुछ देर रोने के बाद मौन ओढ़ लिया हो। आंगन में बैठे हुए मुझे कई घंटे हो चुके थे। सामने वही कुर्सी थी जिस पर प्रिया शाम को बैठकर चाय पिया करती थी। आज वह फिर वहीं बैठी थी, जीवित मौन और अपनी आंखों में अनगिनत बातें समेटे। जिस्मानी जख्म तो अब भर चुके थे, मगर जो अंदर का घाव था वह हम दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। हम दोनों ने कोई खास बात नहीं की, बस एक दूसरे की मौजूदगी को सहना सीख लिया था। कभी कभार वह मेरी तरफ देखती, मैं नजरें चुरा लेता। कभी मैं कुछ कहना चाहता मगर शब्द साथ नहीं देते। घर का माहौल बदला हुआ था। सावित्री देवी अब जेल में थीं। उनके बिना यह जगह अजनबी लगने लगी थी। वही आंगन, वही कमरे, वही दरवाजे, सब कुछ वही था, मगर अब उनमें सावित्री देवी की आहट नहीं थी। और शायद यही खामोशी हम दोनों के दिलों में उस खालीपन को भर रही थी जिसने हमें तोड़ दिया था। एक शाम प्रिया ने धीरे से कहा, यह घर अब भी सुरक्षित लगता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा पहले था। मैंने जवाब दिया, हम दोनों भी तो अब वैसे नहीं रहे। वह हल्के से मुस्कुराई, जैसे मेरे शब्दों से सहमत हो, लेकिन उसकी मुस्कान में पीड़ा छुपी थी। प्रिया का हर दिन एक कोशिश थी, सामान्य जीवन की ओर लौटने की, खुद को फिर से जीने के योग्य बनाने की। वह अब रसोई में जाती, दरवाजा खोलती, आंगन में धूप में बैठती, कभी पुराने कपड़ों को समेटती और मैं बस उसे देखता रहता। न रोक सका न थाम सका, क्योंकि अब लगता था कि मेरे हाथों से सब कुछ फिसल चुका है। शायद वह भी। फिर एक दिन उसने कहा, क्या हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल नए सिरे से। यह वाक्य मेरे सीने में सीधा उतर गया। वह औरत जिसे सावित्री देवी ने जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश की थी, आज खुद जमीन से निकलकर मुझे नया रास्ता दे रही थी। मैंने धीरे से कहा, शुरू तो हम कब का कर चुके हैं, बस मानने की देर है। हम दोनों ने एक दिन सावित्री देवी की पुरानी अलमारी खोली। उसमें उनके कपड़े, माला, पुराने पत्र, कुछ गहने और एक डायरी मिली। उस डायरी में उन्होंने मेरे बचपन की एक एक बात लिख रखी थी। जब मैं बीमार हुआ था, जब पहली बार स्कूल गया था, जब मैं रोते हुए सावित्री देवी की गोद में छुप गया था। प्रिया ने वह डायरी पढ़ते हुए एक बात कही, यह औरत तुमसे प्यार करती थी, बस उस प्यार को संभालना नहीं जानती थी। मैं चुप रहा, क्योंकि उसने वही बात कही थी जिसे कहने से मैं खुद डरता था। सावित्री देवी की कैद, उनका अपराध, उनका अंजाम, सब कुछ अदालत में चल रहा था। लेकिन मेरे लिए अब वह सब द्वितीय था। मेरे लिए असली अदालत मेरा घर था, प्रिया थी और हमारी चुप्पी। हमने फैसला किया कि कुछ महीनों के लिए शहर छोड़ देंगे। नया माहौल, नई हवा शायद कुछ मरम्मत कर सके। वह मान गई और हम दोनों ने पुरानी चीजें बांधनी शुरू कर दी। मैंने प्रिया का वह दुपट्टा अलग रखा जो तहखाने में मिला था। वह अब मेरे लिए डरावनी वस्तु नहीं, बल्कि एक निशानी थी, उस औरत की जो कभी हार नहीं मानी। जाने से पहले हमने सावित्री देवी की चारपाई निकाली और उसे आंगन के बीचों बीच रखा। प्रिया ने उस पर एक सफेद चादर बिछाई और एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता रखा। न वह कोई रस्म थी न पूजा, बस एक स्वीकार था कि जो कुछ हुआ वह खत्म नहीं होता, मगर उसका बोझ कम जरूर किया जा सकता है। शाम को मैंने अंतिम बार प्रिया से पूछा, क्या हम सच में आगे बढ़ सकेंगे? उसने हाथ थाम कर कहा, आगे बढ़ने के लिए पिछला सब कुछ मिटाना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्मों के साथ भी जिया जा सकता है, बस वे जख्म पुराने न पड़े। अब हम चल चुके हैं एक नए शहर, नए घर, नई दीवारों की ओर। लेकिन मेरे साथ एक प्रिया है जो सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी गवाह भी है कि मैंने सब कुछ किया और फिर भी कुछ खोया, मगर यह खोना अब जीत में बदल सकता है। अगर हम दोनों साथ चलते रहे, चुप्पी में भी, सच्चाई में भी। यह कहानी अब मेरी नहीं रही, यह हर उस पुरुष की है जिसने खुद को बेसहारा समझा। अब मैं यह लिख रहा हूं ताकि वे जान सकें, अगर तुम सच्चाई पर हो तो हारने के बाद भी जीत संभव है। बस थोड़ा वक्त लगता है, और एक औरत जो लौट आए चाहे कितनी भी देर हो चुकी हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।